जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं यादव और जाट समाज के बीच में पौराणिक से लेके वर्तमान समय तक जो इन दोनों समाजों के बीच में एक रिश्ता है, इसको लेकर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि यादवों का संबंध भगवान श्री कृष्ण से बताया जाता है और महाराजा यदु से इनकी उत्पत्ति बताई जाती है। वहीं जाट समाज के लिए भी ऐसा माना जाता है कि उनका संबंध भी यदुवंश से है, लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है कि यदुवंश से जाट समाज का संबंध आखिर कैसे है। बहुत लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, और आज की जो वीडियो है ये इसका जो मकसद है बनाने का, वो यादव और जाट समाज के बीच में परस्पर भाईचारे को बनाए रखना, इसको बढ़ावा देना और दोनों समाजों के बीच में एकजुटता रहे, यही इस वीडियो का मकसद है। क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र थे, चाहे वो यादव समाज के हों चाहे वो जाट समाज के हों, काफ़ी दिनों से मुझसे कह रहे थे कि मैं इन दोनों समाज को लेकर कोई एक वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं सबसे पहले यादव और जाट समाज के बीच में पौराणिक संबंध क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यादवों का संबंध तो भगवान श्री कृष्ण से है और महाराजा यदु से इनकी उत्पत्ति बताई जाती है। मैं इसी प्रकार से जाट समाज की या जाट शब्द की उत्पत्ति के विषय में थोड़ी रिसर्च कर रहा था, तो मुझे जाट समाज के एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं ठाकुर देशराज सिंह जी, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी है और उस किताब में जाट शब्द की उत्पत्ति को लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी है जो आप सभी लोगों को जाननी चाहिए। जाट इतिहासकार ठाकुर देशराज सिंह जी अपनी किताब में एक घटना का जिक्र करते हैं। वो बताते हैं कि द्वापर युग में जब महाभारत का एक कालखंड था, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था, उस समय मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में कंस आदि जो अत्याचारी थे, उनका अत्याचार काफी ज्यादा बढ़ चुका था, और उन अत्याचारियों से भगवान श्री कृष्ण ने लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए एक संगठन बनाया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, एक संघ बनाया था, जिसे नाम दिया था ज्ञाति संघ। और उस संघ में जितने भी लोग शामिल होते थे उनको ज्ञात कहा जाता था। जैसे कि वर्तमान समय में आप देखेंगे तो हमारे देश के अंदर कई सारे संगठन हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके जो संगठन के लोग होते हैं उन्हें संघी कहा जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारियों से लड़ने के लिए एक संगठन का निर्माण किया था, जिसका नाम रखा था ज्ञाति संघ, और उसके संगठन के लोगों को ज्ञात कहा जाता था। ऐसा ठाकुर देशराज सिंह जी ने अपनी किताब में लिखा है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि इस पूरी घटना के बारे में महाभारत के शांति पर्व में हमको जिक्र मिलता है। इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि ये जो ज्ञाति संघ भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था, इसमें मूलतः वृष्णिवंशी यादव और अंधक वंशी यादव शामिल हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि यदुवंश की दूसरी शाखाओं के यादवों को इसमें शामिल नहीं किया जाता था, सभी शाखाओं के यादव इसमें सम्मिलित होते थे, लेकिन मुख्य रूप से इसमें वृष्णिवंशी यादव और अंधक वंशी यादवों की संख्या ज्यादा थी। ठाकुर देशराज सिंह आगे अपनी किताब में लिखते हैं कि ये जो ज्ञाति संघ है और इसके संगठन के लोग जो ज्ञात हैं, ये ज्ञात शब्द ही आगे चलकर जब इस देश के अंदर प्राकृतिक भाषा का उदय हुआ, जिसे प्राकृत भाषा कहते हैं, इस भाषा का जब उदय हुआ तो ज्ञात शब्द ही जाट शब्द में परिवर्तित हो गया। यदि आप देखेंगे तो कई लोग आज भी जो ज्ञ शब्द है इसको ज पढ़ते हैं, जैसे विज्ञान को कोई विज्ञान पढ़ता है। उसी प्रकार से ठाकुर देशराज सिंह जी ने यह तर्क दिया है कि संस्कृत में जो ये ज्ञाति शब्द था या ज्ञात शब्द था, यही प्राकृत भाषा में ज में परिवर्तित हो गया और जाट शब्द में यह परिवर्तित हो गया, यानी ज्ञात को जाट कहकर बुलाने लगे। एक कह सकते हैं कि इसी का एक अपभ्रंश रूप जाट शब्द है। इसी तरह से यदि आप देखेंगे तो अहिर शब्द की भी उत्पत्ति ऐसे ही मानी जाती है।
आभीर, मूल शब्द जो आभीर है उसी का अपभ्रंश रूप अहिर माना जाता है। तो मुझे ठाकुर देशराज सिंह जी का जो ये तर्क है ज्ञात से जाट, मुझे इसमें काफी ज्यादा सच्चाई नजर आती है, क्योंकि आप देखेंगे आभीर भी अहिर बन गया। ऐसे ही कई सारे शब्द होते हैं जिनका अपभ्रंश रूप किसी और शब्द में हमें देखने को मिलता है। आज भी यदि आप देखेंगे तो यादवों को बिहार में कई लोग जादव बोल देते हैं, यादव जी को जादव जी बोल देते हैं। तो मेरा कुल मिलाकर यह कहना है कि जो ठाकुर देशराज सिंह जी ने अपनी किताब में इस घटना का वर्णन किया है और उन्होंने ये बताया है कि जो जाट है वही ज्ञाति संघ के लोग ही, जाट जो वर्तमान में है ये सारे वही लोग हैं। यदि ठाकुर देशराज सिंह जी के इस तर्क को मान लिया जाए तो इससे ये बात पूरी तरह से सिद्ध होती है कि जाट समाज का संबंध सीधे भगवान श्री कृष्ण और यदुवंश से ही है। यानी जो आज के यादव हैं और जो जाट समाज हैं ये दोनों कहीं से भी अलग नहीं हैं। इनका संबंध महाराजा यदुवंश, भगवान श्री कृष्ण इन सब से ही है। तो पौराणिक रिश्तों में यदि बात की जाए तो जाट और यादव समाज का जो संबंध है वो एक ही परिवार से होता है। इनके नेता भी एक ही थे, भगवान श्री कृष्ण, नेता कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, कुछ भी आप कह सकते हैं। दोनों समाज के जो आराध्य हैं वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो एक तो मैंने आपको दोनों के बीच में जो पौराणिक संबंध है वो आप लोगों को बताया। तो पौराणिक संबंधों के हिसाब से, तथ्यों के हिसाब से ये बात कहीं ना कहीं सिद्ध हो जाती है कि जाट और यादव समाज एक ही परिवार के सदस्य हैं। दूसरा मैं आपको बताऊंगा जो सामाजिक संरचना है यादव और जाट समाज के बीच में। आज की परिस्थिति में आप देखिए, वर्तमान परिस्थिति में आप देखिए, आप किसी जाट को देखिए, किसी यादव को देखिए, दोनों में जो व्यक्तित्व है वो आपको लगभग एक जैसा ही नजर आएगा। दोनों को कृषक जाति माना जाता है, दोनों को पशुपालक जाति माना जाता है, दोनों ही पशुओं का पालन करते हैं, कृषि करते हैं और भारी संख्या में सेना में देश के लिए लड़ने जाते हैं। शारीरिक बनावट भी हष्ट पुष्ट होती है, लड़ाकू माने जाते हैं और काफी गुस्सैल स्वभाव के भी माने जाते हैं। तो ये कुछ काफी समानताएं इन दोनों समाज के बीच में हमें देखने को मिलती है। तीसरा, अगर हम बात करें राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो राजनीति की यदि हम बात करें तो हमेशा से ही यादवों और जाटों की जो राजनीति है वो राजनीतिक विचारधारा लगभग एक ही रही है। उदाहरण के लिए चौधरी जब चरण सिंह जी इस देश के अंदर थे, इस देश के जब प्रधानमंत्री थे, तो उनकी सारी की सारी जो राजनीति थी वो यादव और जाट समाज को एक साथ लेकर चलने की थी। आज भी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में और बिहार में जहां पर जाटों की बिल्कुल भी संख्या नहीं पाई जाती है, वहां के यादवों से यदि आप पूछेंगे, जो बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के समय को देखा है या उनके पिताजी ने देखा होगा, तो वो आपको बताएंगे कि चौधरी चरण सिंह जी कोई और नहीं यादव ही थे। क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी भी जब भी उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर जाते थे तो वो अपने आप को जाट ही, यादव ही बताते थे। और इस बताने के पीछे जो कारण था वो यही कारण था क्योंकि चौधरी चरण सिंह जानते थे कि यादव और जाट समाज का संबंध एक ही वंश से है, एक ही खानदान से है, एक ही कुल से है और इनके नेता भी एक ही हैं, इनके आराध्य भी एक ही हैं। दूसरा उदाहरण आप देखिए कि चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा राजनीति के अंदर जो यादव समाज के नेता हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया। चाहे हम बात करें लालू प्रसाद यादव की, चाहे हम बात करें मुलायम सिंह यादव की। मुलायम सिंह यादव को लेकर तो यहां तक कहा जाता है कि चौधरी चरण सिंह चाहते तो अपने बेटे चौधरी अजीत सिंह को अपना राजनीतिक वारिस चुन सकते थे, लेकिन जब राजनीतिक वारिस चुनने की बारी आई तो चौधरी चरण सिंह जी ने मुलायम सिंह यादव को अपना राजनीतिक वारिस चुना। लेकिन इसके विपरीत कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर यादव और जाट समाज की राजनीतिक विचारधारा एक दूसरे के काफी अलग अलग है। उदाहरण के तौर पर हम हरियाणा को देख लें। हरियाणा में यादव और जाट समाज, इनकी जो राजनीतिक विचारधारा है ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ वहां पर माने जाते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण जो वर्तमान की सरकार बीजेपी है, इसने यादव और जाट समाज के बीच में दूरियां पैदा करने का काम किया है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है
कि वहाँ पर जाटों की संख्या ज़्यादा है। और ये आप देख लीजिए, किसी भी राज्य में किसी भी समाज की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो वो अपने समाज की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता है। और इसी का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने यादव और जाट समाज के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की और राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। क्योंकि बीजेपी जानती है कि यदि हरियाणा के अंदर यादव और जाट समाज के लोग एक साथ आ गए तो हरियाणा के अंदर यादव और जाट समाज के लोग अपनी ही सरकार बनाएंगे, किसी और की सरकार बनने ही नहीं देंगे। क्योंकि वहां पर इन दोनों की संख्या बहुतायत में है और ये दोनों अगर एक साथ राजनीतिक रूप से आ जाते हैं तो बीजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर कभी नहीं बन सकती है। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे पौराणिक रिश्ते हों, चाहे सामाजिक रिश्ते हों, चाहे राजनीतिक रिश्ते हों, यादव समाज और जाट समाज का रिश्ता काफी पुराना है। हमेशा से इनके बीच में एकजुटता रही है और मैं चाहता हूं कि यादव और जाट समाज के लोग हमेशा इसी प्रकार से एकता बनाए रखें। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी लोगों से मुलाकात करूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय यादव, जय माधव, जय जाट।